Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चाटी ग्रुप इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग रिवीजन करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा दैट इज़ द मोल कॉन्सेप्ट, राइट। तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपको जेई मेंस की अगर बात करूं, ठीक है, और एडवांस की बात अपन अगर करते हैं, ठीक है, तो मेंस और एडवांस की स्पेशली हम बात करेंगे। तो इसके ऊपर इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं जिस तरीके से, तो इस पर कुछ कैटेगरी मैंने निकाली है ना, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं बच्चों वो मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप है, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट आंसर का मतलब है कि मोर देन वन आपका करेक्ट हो सकता है। तो काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन है कि आपके कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके ट्रू हैं। तो स्टेटमेंट अपन लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड्स। तो आपको पहले देख लो, अगर यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि भाई ये क्वेश्चंस कहाँ से है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं, डेफिनेट प्रपोर्शन, मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है, इस तरीके से रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो उन सब पे आपको डिस्कस मैंने पहले किया है, तो आपको यहाँ से इजीली पता चलेगा। देखो हम आपको बताएंगे भी कैसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड्स, है ना। तो आपका जो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि भाई कांस्टेंट कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, वो ट्रू है फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड्स। क्या सारे के सारे कंपाउंड्स के लिए आपका एक्चुअली यहाँ पे बात करी जा रही है किसके बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड पहला स्टेटमेंट है वो एक्चुअली किसके बारे में बता रहा है, वो बता रहा है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई इसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड की जब मैं बात करूँगा तो यहाँ पे आपको मैं डिस्कस किया हुआ था कि अगर आइसोटॉप्स अगर आपके डिफाइंड होते हैं, ठीक है, आइसोटॉप्स अगर आपके डिफाइंड होंगे तो आइसोटॉप्स की कैटेगरी के अंदर बच्चों एक मैं अगर स्टेटमेंट बोलूँ कि यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, अगर आपके एलिमेंट्स आइसोटॉप्स की फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, तो उस केस में आपका जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू नहीं होगा, ठीक है, इन केस ऑफ आइसोटॉप्स। तो वहाँ पे कांस्टेंट कंपोजिशन आपकी डिफाइन नहीं कर सकते हो इन केस ऑफ आइसोटॉप्स। इसी तरीके से आपका सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो देखेंगे। तो सेकेंड स्टेटमेंट बच्चों बोल रहा है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज 22.4 लीटर। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में बात कर रहा है, 22.4 लीटर को डिफाइन कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे भाई कंडीशन की बात करेंगे, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे आपका प्रेशर कितना रहना चाहिए बच्चों, दैट इज़ दी 1 atm, ठीक है। और अगर मैं मोलर वॉल्यूम की बात करूँ और टेम्परेचर की बात करूँ तो कितना 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस कंडीशन में आपका जो मोलर वॉल्यूम डिफाइन होता है, मोलर वॉल्यूम आपका जो आता है निकल के दैट इज़ 22.7 लीटर, ठीक है। तो 22.7 लीटर आपका निकल के आता है, 22.4 आपका डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। ये आपकी वैल्यू चेंज होती रहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आपको बिल्कुल करेक्ट आपको याद रखना दैट इज 22.7। और ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है, ओके। प्रेशर टेम्परेचर इनकी वैल्यूज रखनी पड़ती है, पीवी इक्वल टू 90 और हम ये वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो भाई जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी क्या होगा आपका रॉन्ग होगा। तो देख सकते हो आप फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया है, सेकंड भी रॉन्ग हो गया है, थर्ड पे आते हैं वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज ट्वाइस ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो भाई वेपर डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपको बेटा मैंने बताया था फार्मूला। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो भाई मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो ट्वाइस होता है वेपर डेंसिटी का, लेकिन यहाँ पे बोला है कि वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज ट्वाइस ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट।
तो ऑब्वियसली बेटा आपका फर्स्ट भी आपका यहाँ पे जो फर्स्ट है वो फर्स्ट ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है, सेकेंड भी रॉन्ग है और थर्ड भी रॉन्ग हो गया। चलते हैं फोर्थ पे। तो फोर्थ में एटॉमिक मासेस ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर फ्रैक्शनल। इसमें बात करिए तो भाई ये जब फ्रैक्शनल वाली है जो हम बात करते हैं ना, तो एक्चुअली में बेटा हम आपको पता होना चाहिए इस चीज़ को, आइसोटॉप्स, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट्स आपके नेचर में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उनकी जो भी आइसोटॉपिक फॉर्म होती हैं बच्चों वो फ्रैक्शन में आपकी प्रेजेंट होती है, मतलब आपके उसका परसेंटेज आपका प्रेजेंट होगा। जैसे अगर बात करूँ क्लोरीन को लेके तो आपका 35 एंड सेकेंड इज क्लोरीन आपका 37, ठीक है। तो उनकी डिफरेंट परसेंटेज आपकी प्रेजेंट होती है नेचर के अंदर। तो वहाँ से जब एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, तो डेफिनेटली बेटा वहाँ पे जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शनल आपकी डिफाइन होती है। तो इसका मतलब सीधा कि पूछा है कि आपका ट्रू स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज करेक्ट वन इज डी। क्लियर है? ओके, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन समझ आपको आ गया होगा, क्योंकि ये देखो हर एक ऑप्शंस के अंदर मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए आपका एक रिवीजन भी हो रहा है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपको आइडिया भी लग रहा है। चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। तो आपके जो गिवन स्टेटमेंट्स है उसमें ट्रू स्टेटमेंट आपके कौन से हैं, ठीक है। एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप में। तो देखते हैं जरा, तो आप एक बार देखो इसे। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, ब्रास इज एन एलिमेंट। सेकेंड ऑप्शन आपका है ड्राई आइस इज ए मिक्सचर। नेक्स्ट आपका है दैट इज एयरलेटेड ड्रिंक दैट इज कोका कोला इज ए मिक्सचर एंड डी ऑप्शन इज डीजल इज ए मिक्सचर, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो आप जरा ध्यान से देखो, इसमें ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं तो ब्रास एक्चुअली में क्या आपका एलिमेंट रहेगा। ब्रास बच्चों एलॉय रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ये क्या है, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन है, नॉट ए एलिमेंट। तो पहला तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड जरा चेक करके देखो, ड्राई आइस इज ए मिक्सचर। तो ड्राई आइस की अगर मैं बात करूं तो बच्चों मिक्सचर नहीं होगा, ड्राई आइस क्या होगा, ये ड्राई आइस भी क्या होता है बच्चों, कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो कंपाउंड हो गए, तो फर्स्ट सेकेंड आपका रॉन्ग। अब चलते हैं हम लोग थर्ड स्टेटमेंट। विथ थर्ड स्टेटमेंट आपका है इट इज़ एयरलेटेड ड्रिंक कोका कोला इज ए मिक्सचर। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है कि वो जो आपका जो सी ऑप्शन है, मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। तो ये बच्चों आपका क्या होगा, दिस इज डेफिनेटली दी मिक्सचर, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। और लास्ट में इज डीजल। तो डीजल तो वैसे बेटा आपका मिक्सचर ही आपका होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड के अंदर ट्रू होगा स्टेटमेंट, वो आपका सी और डी होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया, सी एंड डी आर करेक्ट स्टेटमेंट। अब चलते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन आप एक बार पढ़ो इसको। क्वेश्चन आपका है टू बल्ब ए एंड बी कंटेन 16 ग्राम O2 एंड 16 ग्राम ओजोन रिस्पेक्टिवली, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू। तो बच्चों ग्राम दे रखे हैं दोनों गैसेस के, ऑक्सीजन का भी बेटा 16 ग्राम है और ओजोन का भी आपका 16 ग्राम है। फिर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो अब यहाँ से आपका देखो क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टेटमेंट को पढ़ते चलो सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है बोथ बल्ब कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो पहला है सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो कोशिश हम ऐसे करते हैं कि भाई पहले में नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बात की तो अपन नंबर ऑफ एटम्स को पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड में पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाई क्या दोनों के दोनों जो आपको डाटा दे रखे हैं है ना, ओजोन और ऑक्सीजन का, क्या ये सेम नंबर ऑफ एटम कंटेंट करते हैं। तो हम लोग मूल कॉन्सेप्ट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स अपन लोगों ने निकालना सीखा था। तो जरा हम फर्स्ट बेटा बात करेंगे ऑक्सीजन को लेके, ठीक है। तो ऑक्सीजन के अंदर आपके नंबर ऑफ एटम हम O2 के बारे में पहले बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका कितना होगा जरा देखते हैं बेटा। तो पहले मूल्स निकालना पड़ता है ना। तो देखो 16 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 32। भाई 16 आपका यहाँ पे ग्राम है, 32 इसका मोलर मास है, इनटू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो आपके 2 आपके O2 के अंदर बेटा देखो कितने हैं 2 एटम्स है, 2 का मल्टीप्लाई रहेगा और इनटू आपका रहेगा एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि हम एटम्स निकाल रहे हैं इसलिए एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई तो हो गया। इसमें बेसिक क्वेश्चन क्या है वो देख लो आप। n इज इक्वल टू, अगर बेटा वेट ग्राम आपका डिफाइन है तो वेट डिवाइड बाई क्या मोलर मास एटॉमिक मास। इफ एनी केस अगर आपको नंबर्स गिवन है, पार्टिकल्स गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है तो n डिवाइड बाई आपका na हो जाएगा, भाई एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होता है, ठीक है। और अगर मैं थर्ड अगर बात करूं, अगर आपको वॉल्यूम का STP NTP बात करेगा तो क्या होगा BL डिवाइड बाई 22.4। तो आपको नंबर्स पूछा मतलब ये वाली आपको वैल्यू पूछी है, ठीक है, आपको वेट डिफाइंड, तो ये दोनों इक्वेशन आप एक साथ लग जाएंगे।
तो इन दो बेटा इससे क्या निकाला गया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने 16/32 कर दिया है, बाकी वैल्यू इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा ये बात तो समझ आपको। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप देखो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई 32 हो जाएगा। अगर आप ऐसे करो तो यहाँ से 2 से कैंसिल, ये 2 से ये कैंसिल होगा, Na आपको मिल जाएगा। तो भाई जो ऑक्सीजन की हम बात करेंगे तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, Na। ये बात समझ में आई O2 के बारे में। अब हम बात करेंगे ओजोन के बारे में, ठीक है। तो ओजोन के बारे में निकालेंगे, तो ओजोन को बेटा कितना ग्राम दिया है वो देख लो। तो ओजोन का यहाँ पे आपको दे रखा है बच्चों, इसका भी आपको 16 ग्राम दे रखा है। तो हम लोग बेटा बात करेंगे नंबर ऑफ ओजोन एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ ओजोन एटम्स की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ बच्चों कितना है 16 ग्राम है, डिवाइड भी बेटा कितना मोलर मास बेटा आपका 48 हो जाएगा, इंटू आपका 3 एटम्स बेटा यहाँ पे, इंटू आपका Na। तो यहाँ भी देखो बच्चों, इससे अगर कैंसिल करेंगे ये 3 टाइम्स आएगा 48, ये 3 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, आंसर तो आपका Na आ गया ना। तो बिल्कुल सही है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि बोथ बल्ब्स कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स, तो डेफिनेटली आपका जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलते हैं सेकंड पे। फर्स्ट आपका ट्रू हो गया है, बोथ बल्ब कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। तो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स की अगर यहाँ पे बात करूँ, तो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स को क्या यहाँ पे आप करेक्ट डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट का तो आपका करेक्ट हो गया है, क्लियर है, ओके ओके बच्चों। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो करेक्ट हो गया है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है कि बोथ बल्ब कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। तो भाई अभी मैंने जस्ट निकाला था भाई सेम नंबर एटम्स थे, तो आपका ये बी क्या होगा बेटा, इनकरेक्ट। फर्स्ट आपका करेक्ट। चलते हैं अपन थर्ड पे। तो सी बोल रहा है कि बोथ बल्ब कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्यों ना बेटा हम सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे बात कर रहा है, तो हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं दोनों केस के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा O2 को लेके, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑक्सीजन को लेके। तो कितना आएगा भाई, नंबर्स के बारे एन के बारे में बात करें, कैपिटल एन के बारे में, तो आपको मोल्स तो निकालना ही पड़ेगा। फर्स्ट केस में 16 ग्राम डिवाइड बाई 32 हो जाएगा भाई, इसका मोलर मास इंटू आपका Na। मॉलिक्यूल्स पूछा है, ठीक है। एटम्स पूछा तो 2 का मल्टीप्लाई मैंने किया था अभी, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा भाई, इससे कैंसिल होगा तो 2 चला जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा Na डिवाइड बाई 2। यही मिला कि नहीं मिला आपको, देखो ध्यान से, ओके। ये कि बेटा केस ऑक्सीजन वाला हुआ। अब जरा बात करते हैं हम लोग ओजोन पे। तो ओजोन को जरा एक बार चेक करके देखते हैं कि ओजोन केस में आपका कितना आपका मॉलिक्यूल्स डिफाइन होगा, ठीक है। ओजोन के अंदर मॉलिक्यूल्स की बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों 16 डिवाइड बाई 48 होगा और इंटू बेटा Na। जरा इसको सॉल्व करके देख लो, तो यहाँ पे आपका 3 आ रहा है, मतलब यहाँ आंसर क्या बनेगा, Na डिवाइड बाई 3, एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाई 3। भाई ऑक्सीजन वाले केस में कितना निकल रहा था, अभी मैंने जस्ट निकाला था आपका Na डिवाइड बाई 2। तो देख सकते हो दोनों ही बेटा क्या है, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। जब डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं तो आपका जो सी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, इनकरेक्ट, ठीक है। तो देखो ए सही हुआ था, बी आपका इनकरेक्ट हुआ था और सी भी इनकरेक्ट हो चुका है। अब लास्ट बचा है कि बल्ब ए कंटेन्स Na/2 मॉलिक्यूल्स व्हाइल बल्ब बी कंटेन्स Na डिवाइड बाई 3 मॉलिक्यूल्स, N इज एवोगाड्रो नंबर। तो अभी मैंने जस्ट निकाला था भाई, तो आपको जो डी ऑप्शन है वो तो करेक्ट बता रहा है। तो थर्ड के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका कौन कौन सा होगा, ट्रू स्टेटमेंट ए और डी। बात समझ में आई आप लोगों को, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए बल्ब कंटेन्स 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2। ये आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो आप। क्वेश्चन में आपका दे रखा है ए बल्ब कंटेन्स 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें आपको बोला है कि ए ऑप्शन है 0.05 मोल्स ऑफ O2। और तो देखो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं जरा, ठीक है। जो भी वैल्यूज़ गिवन है तो आपने स्टेटमेंट तो देख ही लिए होंगे, इससे अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में आपका है 0.05 मोल्स ऑफ O2। तो क्यों ना बेटा हम ग्राम गिवन है तो ग्राम से मोल्स निकाल लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, मोल्स ऑफ O2 कितना आ जाएगा, 1.6 तो आपको दिया है, और यहाँ पे बेटा इसका O2 का कितना होगा मोलर मास, 32 हो जाएगा। तो इसको ज़रा सॉल्व करो तो यहाँ से आपको मिलेगा 0.05, ठीक है। तो 0.05 मतलब ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। बात समझ में आई, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। तो सेकंड ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन, जो कह रहा है कि 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, इसके बारे में बता रहा है। तो क्यों ना बेटा हम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 निकालें। तो देखो किस तरीके से निकाल रहे हैं, ठीक है।
तो सारे के सारे स्टेटमेंट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सिंगल चॉइस मैंने क्यों मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे पता चल जाता है कि 50% ये आपका गलत हो गया है, इतना बचा है, तो 2 में चेक करना होता है, निकाल सकते हो। लेकिन मल्टीपल चॉइस में करने से क्या है कि आपकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है, ओके। और बाकी आपका एडवांस के लिए भी थोड़ा सा आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। मेंस तो इसमें आपका कवर ही हो जाएगा, ओके। अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि एडवांस से क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा है। बच्चों लैंग्वेज से मत जाना, आपको क्या है जो डाटा दे रखा है ना क्वेश्चन में, वो डाटा आपके लिए कितना सफिशिएंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बहुत सारा आपको लैंग्वेज लिखी है तो लैंग्वेज देखते ही बच्चे सोचते हैं कि अरे ये तो इतना ज़्यादा लिखा हुआ है तो सब कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मैं एक बार अगर आपने उसमें जो इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए, जो यूजफुल डाटा है, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आंसर आपका डेफिनेट निकल के आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना आप लोगों को। चलो सेकेंड स्टेटमेंट कहता है मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के बारे में, तो निकालते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 अपन निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, राइट। कितना होगा बच्चों 0.05, तो देखो मोल्स मैंने प्रूव कर दिया अभी आपको, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर भी दे रखा है, इनटू यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ से आप कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जरा, तो आपका Na तो पता है 6.023 इंटू 23 और 0.05 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा 3.011 इंटू 10 पे पावर कितना 22, ठीक है। तो ये देखो वैल्यू आपकी निकल के आई है आपके मॉलिक्यूल सपोर्ट। क्या जरा चेक करो स्टेटमेंट आपका सही है, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। तो तीसरा स्टेटमेंट बच्चों कहता है कि 1.12 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट HTP। तो जरा निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का एट HTP, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन O2 एट HTP, ठीक है। HTP पे वॉल्यूम क्या होगा, तो बच्चों आपको पता है मोल्स इंटू 22.4, तो मोल्स कितना है 0.05 इंटू आपका 22.4। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जाएगा ये 1.12 लीटर, मतलब आपका थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है करेक्ट है। इसी तरीके से बेटा फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। तो 1.12 लीटर ऑफ O2 एच HTP, तो इसका भी मतलब एक्चुअली बेटा वही रहता है। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ O2 निकालूँ एट HTP तो ये भी बेटा आपका मोल्स इंटू 24.4 समथिंग आपका है। निकालते हैं इसकी वैल्यू, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देख लो। मैं लिखूँगा बेटा वॉल्यूम ऑफ O2 एट HTP, ठीक है। पहले तो HTP पूछा है, अब HTP वाला तो ठीक है बेटा 1.12 निकल के सही आ रहा है, लेकिन HTP वाला वो कितना आएगा, उसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ता है मोल्स में। तो 0.05 इंटू कितना, ये होता है आपका 24.4, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, तो कितनी वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, ये 1.22 लीटर आपकी निकल के आ जाएगी। तो आप चेक करके देखो जरा, यस, तो आपके चारों ऑप्शन ही करेक्ट हो। तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर आपको जो करेक्ट आ गया बेटा वो A, B, C, D, ठीक है। चारों के चारों आप कैसे हैं, करेक्ट है, क्लियर है, ओके। इसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिग्निफिकेंट फिगर्स, सेम सिग्निफिकेंट्स। तो सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आपको फिजिक्स के अंदर भी देखने को मिला होगा, है ना। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करता हूँ। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, आपका A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, चारों के अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, फिजिक्स के अंदर भी होता है और केमिस्ट्री के अंदर भी डिस्कस होता है इसके बारे में। तो आप देखो बेटा फर्स्ट में देखेंगे तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिख रहा है, दैट इज 2। और इसमें देखेंगे तो बेटा यहाँ भी आपको 2 दिख रहा है, यहाँ कितना होगा बेटा, ये भी 2 आपका सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ से भी आपका 2। तो यहाँ पे आप देखो चारों के अंदर ही बेटा सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, ABCD। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा ये आइडिया इसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिकली जब डाटा बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आइडिया वहाँ पे थोड़ा होना चाहिए करेक्ट आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट आपका देखेंगे बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट, फ्रेंच केमिस्ट आपकी लेवोइशियर इज कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड प्रपोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यस बिल्कुल सही है, लेवोइशियर ने बच्चों फादर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम उनको बोलते हैं, और दूसरा उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में डिस्कस किया था, मैंने आपको लिखा है भी है, ओके। सेकंड देखेंगे, फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रोस्ट प्रपोज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आपके जो प्रोस्ट थे बेटा, इन्होंने डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस किया, ये भी आपको लिखाया था इनके बारे में मैंने। एंड थर्ड वन इज डाल्टन प्रपोज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट।
एंड लास्ट वन इज रिचर प्रपोज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन सब के बारे में काफ़ी मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको समझाया था, है ना। तो इसमें इतना बताने की भी जरूरत नहीं, आपको पता भी होगा, काफ़ी बार रिवाइज भी किया है। तो यस, मैंने लिखाया भी था कि रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अंदर रिचर में लास्ट में स्टेटमेंट लिखाया था, ठीक है, कि रिचर ने इसको प्रपोज किया था, राइट। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा 6 के अंदर, वो आपका आंसर होगा A, B, C, D। यस, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, जब ध्यान से देखेंगे। इसमें बेटा बात कर रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। वो जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो सारे लॉज आपके डिफाइंड होंगे, तो उसके बारे में बात करिए, ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें जरा देखो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है पोटेशियम कंबाइंस विद 2 आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है भाई, एक ये आपका पोटेशियम है और इसमें फर्स्ट आपका जो आइसोटॉप्स की बात करूँ तो बेटा आपको है इट इज़ Cl35, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था अभी आपको। और सेकेंड अगर मैं बात करूँ दिस इज 37 Cl। तो इसी के बेस पर हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है ना, क्लोरीन का जो आता है 35.5 समथिंग आता है, परसेंटेज के बेस पे ना मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। अभी यहाँ से आपका बेटा बना है कंपाउंड, पहला बना है KCl, यहाँ भी बनेगा KCl, लेकिन दोनों के अंदर जो Cl है बेटा वो दोनों ही डिफरेंट हैं। अब ध्यान से पढ़ना है इसमें आपको बताया जा रहा है कि पोटेशियम कंबाइन विद 2 आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन 35 Cl और 37 Cl टू फॉर्म ए 2 सैंपल ऑफ KCl, देयर फॉर्मेशन फॉलोज द लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। जो यहाँ पे जो बेटा रिएक्शन परफॉर्म हुई है, KCl का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसके अंदर ही बात की जा रही है कि जो फॉर्मेशन हुआ है कि वो फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन को, कि डेफिनेट कंपोजिशन को क्या फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन में ये बात की जा रही है। तो डेफिनेट कंपोजिशन फॉलो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि बच्चों देखो फर्स्ट में आपका जो Cl है और ये सेकेंड में Cl है, ये दोनों बच्चों के यहाँ आइसोटॉपिक इन नेचर है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका डेफिनेट कंपोजिशन आपकी डिफाइन नहीं होगी, तो आपका पहला स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। ठीक है, अगर दोनों में बेटा सेम आइसोटॉप्स होते तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे बेटा, सेकेंड आपका स्टेटमेंट पढ़ेंगे जरा, डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ ऑक्सीजन इन द वेरियस ऑक्सीडाइज ऑफ सल्फर प्रूव्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को आपको याद अगर आपको याद होगा तो बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि भाई बोला है कि डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का बच्चों डिफरेंट प्रोपोर्शन है, डिफरेंट रेशियो है, किसके साथ है बच्चों, ये आपका यहाँ पे डिफाइन किया बच्चों के साथ है बेटा, सल्फर के साथ है। ठीक है, सल्फर के साथ बच्चों मान लेते हैं सल्फर का आपका सपोज कांस्टेंट बेटा x है और इसके साथ यहाँ पे सपोज आपका था y, फिर बेटा आपका z हो गया, इस तरीके से बात करी जा रही है। ठीक है, ये आपका z हो गया। तो बेटा ऑक्सीजन का आपका डिफरेंट रेशियो है सल्फर के साथ। ठीक, डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द वेरियस ऑक्सीडाइज ऑफ सल्फर प्रूव्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर बिल्कुल बेटा आपका ये डिफाइन करेगा, करेक्ट आपका स्टेटमेंट है ना, जैसा आपको डिस्कस भी किया था मैंने, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट बेटा आपका सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दे रखा है H2O एंड H2S गैस कंटेन्स 11.11% हाइड्रोजन एंड 5.88% हाइड्रोजन। ओके, दोनों की इसके अंदर बात कर रहे हैं, H2 के अंदर और H2S के अंदर। परसेंटेज आपको दे रखा है हाइड्रोजन का रिस्पेक्टिवली। व्हेयरएज SO2 कंटेन्स 50% सल्फर, द एबव डाटा प्रूव द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को ये प्रूव कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में है। तो अब यहाँ पे आपका जो H2O है और आपका यहाँ से H2S है, इसके अंदर बच्चों अगर मैं लिखूँ यहाँ पे देखो ये आपका H2 अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका ये डिफरेंट हो गया कि बच्चों ऑक्सीजन, यहाँ पे बात करें तो बेटा एक आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका सल्फर। ठीक है, तो जब आपका इन दोनों का बेटा कॉम्बिनेशन हुआ तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से आपका H2 डिफाइन किया उन्होंने एक जगह, और एक बच्चों यहाँ से जब कॉम्बिनेशन हो तो यहाँ से क्या आपको मिला है, यहाँ से आपको मिला है H2S, है ना, सल्फर और हाइड्रोजन। तो बेटा यहाँ से क्या बेटा, यहाँ से आपको जो बात की बेटा SO2 के बारे में बात करी जा रही है, ध्यान से देख लो। और यहाँ पे आपको जो परसेंटेज जो दे रखा है बेटा, हाइड्रोजन कितना है आपका H2 के अंदर कितना है बेटा आपका, दैट इज़ दी 11.11% और H2S के अंदर कितना है आपका है 5.88%। ठीक है, ओके। अब इसके बाद उन्होंने बोला है कि आपका जब ओके, फिर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि व्हेयरएज SO2 कंटेन्स 50% सल्फर। SO2 की बात करेंगे तो यहाँ पे सल्फर के बारे में दिया, दैट इज दी 50% सल्फर आपका डिफाइंड हो रहा है। ओके,
फिर उन्होंने बोला है कि द एबव डाटा प्रूव द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को यहाँ पे प्रूव करने के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, उस पर पॉइंट पे बात करेंगे। तो देखेंगे ध्यान से। ओके, तो इस ऑप्शन पे हम देखेंगे कि वो जो थर्ड ऑप्शन की हम लोग बात कर रहे थे, थर्ड ऑप्शन के अंदर जिस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आपको बताऊंगा बेटा, यहाँ से आपका ये हाइड्रोजन हो गया, ये आपका सल्फर हो गया है, और नाउ दिस वन इज़ ऑक्सीजन। तो इसमें स्टेटमेंट पे अगर बात करूँ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अंदर, तो वो जो टू डिफरेंट आपके आपके जो एलिमेंट्स हैं अगर वो कंबाइन करते हैं तीसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट आपका जो रेशियो आता है, या तो बेटा वो आपका सिंपल रेशियो आपका डिफाइंड होगा, है ना, या फिर आपका उसका जो मल्टीपल जो टर्म्स रहता है ना उसके अंदर आपका डिफाइंड होगा। जैसे हम बताएंगे अभी आपको समझ में आएगा। बेटा आपको इन दोनों से कॉम्बिनेशन से क्या मिला है, यहाँ से आपको क्या मिला बेटा H2S, ठीक है, और इन दोनों कॉम्बिनेशन से क्या मिला है, यहाँ से मिला आपको SO2, और यहाँ से बेटा क्या मिला आपको, यहाँ से आपको डिफाइंड हुआ है H2O। अब किसके बारे में इन्फॉर्मेशन है वो देख लो। यहाँ से आपको हाइड्रोजन बेटा जो H2O का है जिसके बारे में आपका 11.11, ठीक है, ठीक है, इतने इसका हम सर वो अमाउंट मान लेते इतना परसेंटेज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पे दिया है H2S के अंदर आपका जो हाइड्रोजन है उसका अमाउंट आपको दिया है दैट इज़ 5.88, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ से जो SO2 बना है उसके अंदर आपको दे रखा है 50, ठीक, ओके। तो अगर मैं SO2 के अगर मैं सिंपल अगर बात करूँ यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखना, तो सल्फ़र का बेटा यहाँ पे मास कितना रहता है आपका 32, ऑक्सीजन की बात करूँ तो ये भी आपका 32 हो जाएगा। तो मतलब आपका 1:1 आपका निकल के आया है, ठीक है। तो ये अगर मैं डाटा को सॉल्व करूँ तो बेटा 1:1 या तो निकल गया है, या फिर इसका आपका जो मल्टीपल फॉर्म है वो आपका निकल के आ सकता है। मल्टीपल फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, है ना, तो रेशियो आपका चेंज होगा। तो मतलब यही है कि आपका मल्टीपल फॉर्म में या फिर आपका सेम रेशियो निकल के आना चाहिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब ऊपर देखो यहाँ से आपका ये सल्फ़र है, यहाँ से ऑक्सीजन है। तो भाई अगर 5.88% अगर बेटा आपका हाइड्रोजन यहाँ पे डिफाइन किया है तो ये कितना अमाउंट होगा। तो अगर मैं इस सल्फ़र की बात करूँ तो 100 में से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये समथिंग आपका आ जाएगा, सपोज मान लेते हैं कि 94 के अराउंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये आपको मिलेगा बच्चों 90 के अराउंड मिल जाएगा डाटा, समथिंग 89-90 के अराउंड, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसके रेशियो की बात करोगे तो ये 94 है, या आपका 90 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे सल्फ़र कितना आपका 50 है, ठीक है। तो बाकी ये सल्फ़र कितना होगा, ये आपका 50 होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा 50 होगा। तो 50 का रेशियो 50 का मतलब ये 1:1 तो आपका डिफाइन हुआ है। ऊपर से देखो ये 94 है, ये 90 है। अगर इसकी आप बात करोगे तो ये वैल्यू बेटा क्लोज आपका 1:1 के अंदर ही आपका लगभग डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब ये सही है कि आपका ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद आपका आता है डी स्टेटमेंट, जरा उस पर चलते हैं। यस, डी स्टेटमेंट देखो क्या बोलता है कि इन डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, बेटा यहाँ से अमोनिया का डिकम्पोजिशन है, और आई थिंक आपके यहाँ पे बैलेंस भी करके रखी है, इसको इसने डिकम्पोज किया है। यहाँ से बच्चों N2 गैस प्लस आपका 3 मोल्स ऑफ H2 गैस। फिर से बोला है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अमोनिया N2 एंड H2 इज 2:1:3। द एबव डाटा प्रूव्स दी गैलोसक लॉ। तो बस बिल्कुल सही है बेटा, ये गैलोसक लॉ के बारे में मैंने आपको डिस्कस भी किया था। तो ये बिल्कुल गैलोसक लॉ को आपको डिफाइन कर रहा है, जो इसकी आपकी वॉल्यूम्स निकल के आ रहे हैं। अगर ये कंडीशंस आपके सेम रहेंगे तो देखो यहाँ पे अमोनिया बच्चों कितना है 2, और नाइट्रोजन कितना है आपका 1 मोल, और आपका कितना है बेटा हाइड्रोजन 3। तो आपका जो रेशियो दिख रहा है वो 2:1:3 आपका डिफाइन हो रहा है, ठीक है। ये गैलोसक लॉ के मैंने गैलोसक लॉ के अंदर आपका डिस्कस किया था। तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर जो ऑप्शन आपका आएगा, करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से आपके निकल के आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर करेक्ट ऑप्शंस आपके आएंगे आपका, एक तो बी ऑप्शन, ए तो गलत हो गया था, एंड सी एंड डी, बिकॉज ऑफ आइसोटॉप्स यहाँ पर रॉन्ग हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दे रखा है उसमें है कि भाई रॉन्ग आपका स्टेटमेंट कौन सा होगा, गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा, इनकरेक्ट कौन सा होगा। तो पहला आपका ऑप्शन है 1.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कम्बिशन इन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 1.2 ओके ऑफ CO2 एंड 0.4 ऑफ H2O, ठीक है। जो ऐसा लिखा है वैसे द डाटा लिस्टेड दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है।
इसको हम लोग ध्यान से फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक्चुअली इनकरेक्ट पूछा गया है और हमें यहाँ पे करेक्ट को भी प्रूव करना है, इनकरेक्ट को भी प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले में क्या है, आपका जो हाइड्रोकार्बन दे रखा है बेटा वो 1.6 ग्राम है और उसका कम्बेशन हो रहा है ऑक्सीजन के एक्सिस में। तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है तो मतलब कार्बन प्रेजेंट होगा, CH ऐसे मान लेते हैं सपोज, ठीक है, जो भी नंबर्स होंगे। इसको बच्चों यहाँ पे एक्सिस सप्लाई ऑक्सीजन में इसको किया गया बच्चों हीट, यहाँ पे कम्बेशन। तो क्या बना भाई, कार्बन है तो कार्बन से क्या बच्चों CO2, और जो आपका हाइड्रोजन है तो इससे क्या H2 आपका बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा, ठीक है। ये बात समझ आपको आई। अभी डाटा में दे रखा है कि 1.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, भाई ये जो हाइड्रोकार्बन वो कितना है आपका 1.6 ग्राम है, ठीक। ऑन कम्बेशन इन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड 1.2 आपका आई थिंक ग्राम ही होगा, 1.2 ग्राम ऑफ CO2। तो ये 1.2 ग्राम ऑफ CO2 है और आपका जो हाइड्रोजन है बच्चों नॉट H2O, ये आपको कितना मिल रहा है 0.4। अब देखो ध्यान से भाई, ये एक्सिस में ऑक्सीजन, तो भाई जो अब जब जो चीज़ आपकी एक्सिस में डिफाइन हो जाती है तो फिर वहाँ पे उसके लिए बेटा यूनिटी हम डिफाइन करते हैं उसे कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है, उसके अमाउंट को। तो आप जरा चेक करके देखो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मास को बोल रहा है, पहली चीज़ तो है। अब कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या बेटा, रिएक्टेंट की साइड देख लो आप टोटल मास और प्रोडक्ट की साइड में टोटल मास कितना है, ठीक है। तो हालांकि ये गैस है बेटा, ऑक्सीजन गैस है तो इसका हम डिफाइन करना पड़ेगा ना यहाँ पे, अमाउंट जो भी आपका लीटर होगा उसके बेस से हम लोग ग्राम निकाल देंगे, ठीक है। तो अब देखो रिएक्टेंट है बेटा 1.6 ग्राम आपको दे रखा है, ठीक। और आप देखो बेटा प्रोडक्ट की साइड में 1.2 प्लस 0.4 आपका 1.6 आ जाएगा। तो 1.6 तो बेटा 1 इक्वल हो रहा है, लेकिन ये O2 के बारे में कहाँ अमाउंट है आपका, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये आपका जो स्टेटमेंट कैसा होगा, करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा, क्वेश्चन तो ये है। बट इसमें ऑक्सीजन आपकी एक्सिस के अंदर दे रखी है और रॉन्ग स्टेटमेंट पूछे गए हैं, ओके। ऑक्सीजन आपका एक्सिस में है बेटा, एक्सिस में अगर सप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपका यूनिटी डिफाइन होगा, तो बिल्कुल सही है आपका ये 1 पॉइंट। अगर बेटा एक्सिस में नहीं होता, लिमिटेड सप्लाई होता तो यहाँ पर इसका ग्राम आपको निकालना पड़ता। तो बिल्कुल सही है, 1.6 इक्वल टू 1.6 मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बिल्कुल डिफाइन कर रहा है, यस बिल्कुल सही है, इट इज़ अ करेक्ट। मुझे रॉन्ग निकालना है, ध्यान से फोकस करेंगे। नेक्स्ट आपका है द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी एलिमेंट इज ए कांस्टेंट, ठीक है। एटॉमिक मास स्पेसिफिक हीट उसकी वैल्यू क्या बेटा 6.4। दिस इज नॉन एज डुलोंग-पेरेटस लॉ, ठीक है। तो इसके बारे में बोला है कि आपका ये जो आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है, बी स्टेटमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली में, तो डुलोंग-पेरेटस लॉ, यस बिल्कुल सही है, ये डुलोंग-पेरेटस लॉ को ही आपका डिफाइन करता है। और आपका जो एटॉमिक मास के साथ अगर आप स्पेसिफिक हीट का मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी वैल्यू आपकी 6.4 आपकी रहती है, फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है। और ये जो लॉ आपका होता है बेटा उसको बोलते हैं डुलोंग-पेरेटस लॉ, मतलब ये भी आपका एक्चुअली में सही है, हम रॉन्ग को ढूंढना है मेरे को, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। आप जरा थर्ड पे ध्यान से देखना पड़ता है इसमें, ठीक है, नहीं तो गलती बिल्कुल हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है थर्ड, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट आर यूजली फ्रैक्शनल बिकॉज दे आर मिक्सचर ऑफ एलोट्रॉप्स। बताओ बच्चों, एलोट्रॉप्स से नहीं, बिकॉज ऑफ एलोट्रॉप्स से नहीं होता है, बिकॉज ऑफ आइसोटॉप्स होता है, बिकॉज ऑफ आइसोटॉप्स होता है। बात समझ में आई क्या? तो इसलिए ध्यान रखना, एलोट्रॉप्स नहीं होता, बिकॉज ऑफ आइसोटॉप्स होता है, यह बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो आपको रॉन्ग पूछा गया है, तो रॉन्ग का मतलब क्या है आपका सी ऑप्शन एक तो बन गया रॉन्ग, ठीक। और जब डी पे चेक करते हैं एक बार, सी समझ आपको आया होगा, डी पे चलते हैं। डी में है द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एटॉमिक मास इज हाइड्रोजन, दैट इज लिखा है 1.008, ये आपको डिफाइन किया है। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली में जो डाटा लिखा है ना उस पर ही फोकस, बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एटॉमिक मास इज हाइड्रोजन इज 1.008। तो जो बेस्ट स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट हम करते हैं एटॉमिक मास का, वो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? C12 के रिस्पेक्ट में करते हैं ना, C12 के रिस्पेक्ट में। और उसके बेस पे हम लोग जब मास निकालते हैं तब आपका एटॉमिक मास डिफाइन होता है यहाँ से, भाई C12 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं 12 ग्राम ना, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप्स, इसके रिस्पेक्ट में तो हम बात करते हैं सारी की सारी आइटम्स को लेके। तो अभी यहाँ पे बोला है कि बच्चों 1.008 आपको बोला गया है, तो मतलब आपको इनकरेक्ट आपको बताना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो सी और डी होगा ये दोनों तो सही होंगे, ए और बी, और ये दोनों होंगे आपके इनकरेक्ट। तो पूछा बेटा रॉन्ग, तो रॉन्ग का मतलब आंसर कौन कौन सा होगा 8 में? एक आपका आंसर देखो सी होगा, यस, एक आंसर आपका डी होगा। बात समझ में आई? और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन के ऊपर एक क्वेश्चन है ना, इसको आप ध्यान से देख सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो कि मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर आपकी एक्चुअली में इन्फॉर्मेशन क्या होती है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर आपको एक क्वेश्चन देखो, बहुत ही जो सिंपल डाटा दे रखा है SO2 एंड SO3, नेक्स्ट इज NO2 एंड N2O, नेक्स्ट इज MgO एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट वन इज NO एंड N2। आप जरा एक बार देख के बताओ मुझे कौन सा आंसर होना चाहिए। आपको वैसे मल्टीपल प्रोपोर्शन तो पता ही है, मैंने डिस्कस भी किया था क्लास के अंदर। आप जरा मुझे बताओ इसमें से कौन सा हो सकता है, एक बार देखो बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। लिख सकते हो आप एक तरफ, यहाँ पे फर्स्ट के लिए सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो फर्स्ट में देखो यहाँ से क्या बना, अभी दोनों कॉम्बिनेशन होने से पहले केस में क्या बना SO2। ठीक है, और सेकंड केस के अंदर बताया बेटा SO3। ठीक है, इस तरीके से SO3। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आपका मैंने एग्जांपल दिया था बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, तो एग्जांपल मैंने काफ़ी दिए थे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मैंने एग्जांपल जितने भी बेटा यहाँ पे इसके ऑक्साइड्स बनते हैं नाइट्रोजन के, मैंने सबको डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज MgO एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी बताओ चेक करके। नेक्स्ट इज NO एंड N2O5। कौन सा होगा आंसर इसके अंदर? जो करेक्ट आपका जो स्टेटमेंट आएगा, एक तो मेरे को दिख रहा है ए इज करेक्ट। ठीक है, और कौन सा होगा बी NO2 एंड N2O, बिल्कुल ये भी आपको मैंने क्लास के अंदर डिस्कस किया था, बी इज ऑल्सो करेक्ट। एंड सी एंड डी की बात करेंगे तो देखो आप सी में MgO एंड MgOH ट्वाइस ऑक्सीजन। ठीक है, यस सी इज ऑल्सो करेक्ट, सी करेक्ट होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं बट यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ रहा है ना, नॉट ऑक्सीजन। देखो MgO है, 3 एलिमेंट है ना यहाँ पे, MgO एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन। यहाँ पे बेटा आपका देखो सेकंड में MgOH ट्वाइस आ गया ना, हाइड्रोजन भी आ चुका है, ऑक्सीजन भी आया और मैग्नीशियम भी आया, 3 एलिमेंट आए ना, तो सी तो आपका नहीं होगा, सॉरी सी इज इनकरेक्ट। डी पे देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, शायद नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, यस डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो देख सकते हो इसके अंदर अगर आपके जो सेम एलिमेंट है उसके बेस पे भी आप बता सकते थे। वैसे क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ऐसे कोई सोचना भी नहीं था, है ना। तो सी तो आपको प्रॉपर आपको दिख रहा है कि करेक्ट आपको है, इनकरेक्ट है आपका सी। तो आपके इसका आंसर होगा A, B, D। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। इजी क्वेश्चन था ये, इसमें सिर्फ डाटा देखना था, उसके बेस पे सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट के बारे में पूछा है। पहला है ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स कैल्शियम इज इक्वल टू 40%, कार्बन इज इक्वल टू 12% एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 48%। इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू। ठीक है, ओके। अब देखेंगे इसका सेकेंड स्टेटमेंट क्या है। सेकेंड स्टेटमेंट इसका है आपका है देन मास ऑफ ए, नेक्स्ट इसमें भी है, नेक्स्ट मास ऑफ कैल्शियम इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम अनदर सोर्स ऑफ 4.0 ग्राम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका होमवर्क है, इसको एक बार आप सॉल्व करना, मुझे भेजना। ठीक है, और अगर इसमें कोई भी आपको अगर लगता है कि कोई दिक्कत बनती है तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए जरा ध्यान से सॉल्व कर। लास्ट एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको, सिर्फ इसे करना है इसके अंदर। नेक्स्ट आपका मोल कॉन्सेप्ट, थोड़ा इस पर क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट आपका स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका क्लोरोपिक्रीन। ठीक है बेटा, आपका ये इंसेक्टिसाइड्स के बारे में बात करते हैं। क्लोरोपिक्रीन कैन बी मेड चीपली फॉर यूज एंड एंटी इंसेक्टिसाइड्स बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन आपको दे रखी है CH3NO2 प्लस Cl2 फॉर्मेशन ऑफ CCl3NO2 प्लस HCl। ठीक है, रिएक्शन बट बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको आप बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंस करने पे आप देखोगे तो Cl2 के साथ में बेटा यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई रहेगा और यहाँ HCl में कितने का रहेगा 3। यस, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। बैलेंस कर लेते हैं पहले। और ये जो बना है आपका क्लोरोपिक्रीन, ये आपका कितना मोल 1 मोल आपका हो जाएगा। देखो बैलेंस हो गया अभी। ठीक है, 1 मोल। और इसी तरीके से आपका कंपाउंड है आपका मेथाइल, आपका ये आपका नाइट्रोमेथाइल, ये आपका पार्ट कितना, ये भी आपका 1 मोल ही डिफाइन रहेगा। ठीक है, तो देखो इसमें 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, HCl में और Cl2 में बैलेंस हो गया। बट इसमें जो डाटा पूछा गया है वो क्या है, वो है आपका अमाउंट के ऊपर है क्या, वो देख लो आप। एक्चुअली आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। चीपली फॉर यूज एज एन एंटीसाइड। ठीक है, ओके, बाय दी फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये तो आपका करेक्ट है। ठीक है, पहला तो आपको बिल्कुल सही रिएक्शन आपकी मैंने बैलेंस भी करके आपको दिया है, मतलब ये रिएक्शन तो हमारी सही है। तो पहला तो करेक्ट है। ठीक,
अच्छा सेकंड पे देखते हैं, सेकंड के अंदर क्या है, इन ए रॉकेट मोटर फ्यूल, इन ए रॉकेट मोटर फ्यूल, और कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं थी ना, ठीक है, ओके। इन ए रॉकेट फ्यूल्ड विद ब्यूटेन, ब्यूटेन आपका है C4H10, तो इसकी पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी आपकी C4H10 और यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, देन फॉर्मेशन होगा आपका CO2 का कार्बन से और हाइड्रोजन से होगा आपके H2 का। अच्छा इसको बैलेंस कर लो, तो बैलेंस करने पे आपका H2 आना चाहिए 5 का मल्टीप्लाई और CO2 आपका इधर देखो 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई। तो पहले बैलेंस करते हैं बेटा कार्बन से किसको, CO2 को, भाई 4 कार्बन है तो 4 का CO2 का मल्टीप्लाई। फिर चलते हैं बच्चों हाइड्रोजन पे, तो देखो हाइड्रोजन कितना आपका है, नाउ दिस इज 10, C4H10 था आपका, H10 का मतलब बेटा 5 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। फिर लास्ट में बैलेंस, पहले बैलेंस करते हैं कार्बन को, फिर बैलेंस करते हैं किसको, हाइड्रोजन को, और फिर बैलेंस करते हैं लास्ट में बच्चों ऑक्सीजन को, ठीक है। ये आपका पैटर्न होता है, इस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग हो गई है। अब इसमें आप देखो यहाँ से भाई ऑक्सीजन के अंदर कितना लास्ट में बचेगा 13/2, 2 से 2 कैंसिल, 13 आपको इधर दिख रहे हैं ना, ओके 5 ये और 5 और 4 × 2 कितना 8, 8 और 5 कितना, ये आपका 13/2, ओके ठीक है। 13/2 मोल से बेटा आपके ऑक्सीजन के हो गए। लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है उस पर हम बात करेंगे। तो इसमें आपको बात करी है कि 0.1 मोल ऑफ ब्यूटेन रिक्वायर 14.56 लीटर ऑफ O2 एट HTP फॉर कंप्लीट कम्बिशन, ठीक। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, निकालते हैं ज़रा वॉल्यूम ऑफ O2 एट HTP, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 13/2 जो मोल्स हैं इंटू आपका इसके 0.1 और मल्टीप्लाई किसका होगा 22.4, ठीक है ना, ओके। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 14.56 लीटर आपका डिफाइंड होगा, कैलकुलेशन कर सकते हो आप 14.56। तो इसके अंदर ये क्या आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, पहला तो करेक्ट था ही, ये 14.56 मतलब चेक करो 14.56, ठीक है, यस। तो A एंड B बोथ आर करेक्ट। अब चलते हैं C पे। तो C क्या बता रहा है, ए पोर्टेबल हाइड्रोजन जनरेटर यूटिलाइज द रिएक्शन CaH2 कैल्शियम हाइड्रेट प्लस H2O CaOH ट्वाइस प्लस H2 गैस, 2.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रेट वुड प्रोड्यूस 2.24 लीटर ऑफ H2 एंड HTP। मतलब क्या है कि रिएक्शन जो गिवन है उसको पहले बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद फिर उसको जो डाटा दे रखा है उसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो जरा इसको एक बार लिखेंगे फिर प्रूव करेंगे। तो रिएक्शन जो हमारी है वो है आपकी कैल्शियम हाइड्राइड है प्लस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ से आपका बनेगा CaOH, ये बेटा हाइड्रोजन चैप्टर की रिएक्शन है, ठीक है, ओके, प्लस आपका यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से 2, ये हम बैलेंस कर देते हैं इसको, ये भी 2 मोल्स हो जाएगा, ठीक। अच्छा CaH2 जो ट्वाइस है इसका आपका 1 मोल आपका यहाँ पे डिफाइन है, तो 1 मोल का मतलब यहाँ पे इसका जो मोलर मास होगा कितना आता है, यहाँ से देखेंगे तो ये 2 इधर से और ये आपका ये आ जाएगा 42, ठीक है, 42 आपका आ जाएगा, 42 ग्राम बोल सकते हैं, ठीक है, CaH2 के। और बाकी H2 के बारे में बात कर रहा है तो H2 के कितने रहेंगे, इसके आपके 2 मोल्स, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, इसके बारे में पूछा गया। तो मोल ऑफ H2 निकालना है मुझे, तो ठीक है, तो मोल ऑफ H2 निकालते हैं। तो मोल ऑफ H2, ठीक है, जो गैस है वो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2.1 डिवाइड बाई 42, इसको आप कैंसिल करोगे तो 1/20 आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद मोल्स आ गया तो फिर वॉल्यूम निकालेंगे। तो फिर यहाँ से आपका वॉल्यूम ऑफ H2 कितना होगा, क्योंकि वॉल्यूम आपको कंपेयर करना है, वॉल्यूम ऑफ H2 एट HTP, ये आपका हो जाएगा 2 × 1/20 जो मोल्स आए थे, और बेटा हाइड्रोजन है इसलिए आपका 2 × आपका 22.4 HTP पे, तो ये आपका आ जाएगा 2. इसी से कैंसिल करो 10 ऊपर जाएगा तो मिलेगा आपको 22.4 है ना, ये डेसिमल आगे शिफ्ट होगा तो 2.24 आपको लीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब जरा कंपेयर करो यहाँ पे कि आपको सही मिल रहा है, 2.24 मिल रहा है क्या, लास्ट ओके देखेंगे यहाँ पे 2.24 यस बिल्कुल सही है, मिल रहा है। तो ABC आर करेक्ट। टी पे जरा चेक करते हैं, डी में क्या है, इन ए मॉन्ड प्रोसेस, ये आपका मेटलर्जी का है, तो इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो इसमें आपका रिएक्शन है निकिल प्लस CO फॉर्मेशन कार्बोनाइल बच्चों, एंड नाउ इज नेक्स्ट चीज़ आपका बनेगा निकिल CO, नाउ इट इज़ 4, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकिल कितने हैं, ये तो आपकी 1 मोल यहाँ से दिख रहे हैं,
और आपका CO, इसके कितने मोल्स हैं, ये आपके 4 रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस नहीं करोगे तो आंसर तक नहीं आप पहुंच सकते हो। अब इसके साथ देखो यहाँ पे निकल की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन में कुछ दे रखा है 58.7 ग्राम ऑफ निकल आपको दे रखा है, ठीक है। ओके, यूटिलाइज 89.6 लीटर ऑफ CO, इसको मुझे निकालना है CO के बारे में, ठीक। तो निकल के अमाउंट आपको दे रखा है, तो मतलब ये जो रिएक्शन मैंने बैलेंस की थी तो 1 मोल आपका डिफाइन हुआ था, तो उसका अमाउंट वहाँ पे दे रखा था कि भाई 58.7 ग्राम। तो इसी के हेल्प से हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो आपका यहाँ से वॉल्यूम ऑफ CO एट स्टैंडर्ड कंडीशन कितना होगा, 4 इंटू 22 पॉइंट कितना 4, भाई 4 मोल्स आपका रहता है ना बैलेंस करने पे, तो 4 इंटू 22.4, तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट आपका जब मल्टीप्लाई करो 4 आपका यहाँ से 6 हो जाएगा, और ये डेसिमल यहाँ पे 4 आपका कितना होगा यहाँ से 97, ठीक है। तो ये आपका 24 सुनो 22.4, यहाँ होगा 24.4 रहता है ना, ये गलती हो रही थी, 24 ठीक है, हाँ 97.6 आपका लीटर यहाँ से डिफाइंड हुआ है। अगर आप चेक करोगे तो क्या आपका यहाँ पे सही लिखा था स्टेटमेंट, यहाँ पे था 89.6 था, मतलब ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो A होगा, B होगा, C होगा, D इज इनकरेक्ट। तो देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली में 4 क्वेश्चन जैसे हो गए हैं, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ मल्टीपल चॉइस, तो हम समझ में आपको आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो पहला आपका है कैल्शियम कार्बाइड इज मेड इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस बाय द रिएक्शन, ठीक है। एक बार देखो इसे, तो इसके अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको आप लिख सकते हो, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। तो CO देखो डाटा काफ़ी है लेकिन उस पर नहीं आना है, आपको सिर्फ देखना है कि भाई कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से बनेगा आपका कैल्शियम कार्बाइड प्लस आपका बनेगा CO, बैलेंस करो। ये आपकी 1 मोल कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 3 ऑलरेडी बैलेंस आपका मैंने किया है, ये 3 मोल्स, ये 1 मोल। और CaC2 की बात करूँगा तो CaC2 आपका 1 मोल आपका डिफाइन हुआ है बैलेंसिंग पे, तो इसके मास की मैं बड़ा ये आपका हो जाएगा कितना 64, ठीक है, 64 ग्राम, ये तो आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसके मोल्स निकाल लेते हैं CaC2 के, जैसा क्वेश्चन में डिस्कस किया उसी तरीके से। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड कितना होगा, इसका अमाउंट कितना है 16 ग्राम, डिवाइड भी कितना 64, तो यहाँ से मोल्स आपका आगे कितना 1/4 मोल्स आपके आ गए। अब मोल्स अब आगे तो फिर मोल से हम लोग वेट ऑफ कार्बन भी निकाल सकते हैं हम, तो बताओ जरा वेट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वेट ऑफ क्वेश्चन में देख लेते हैं फिर से। ओके, वेट ऑफ कार्बन के बारे में बात करें, यस, वेट ऑफ कार्बन कितना होगा आपका 3 इंटू दैट इज़ 1/4 इंटू 12। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे तो 4 से कैंसिल 3 टाइम, 3 आपका हो जाएगा 9, तो 9 ग्राम आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप चेक करके देखो क्या आपका ये करेक्ट आ रहा है, ए ऑप्शन 9 ग्राम बता रहा है, यस, फर्स्ट ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, मतलब आपको करेक्ट ही पूछा गया तो पहला आपका सही हो गया। सेकेंड में देखेंगे पॉलीथीन कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम CaC2 एज फॉलोज, ठीक है, ये आपको रिएक्शन दे रखी है। और फिर लास्ट में लिखा है कि आपका 32.0 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड प्रोड्यूस 14.0 kg ऑफ पॉलीथीन, ठीक है। तो एक्चुअली में वेट ऑफ पॉलीथीन के बारे में बात करते हैं, मतलब C2H4 के बारे में, इथीन की बात करते हैं ना। ओके, तो यहाँ से एक्चुअली में जो बात करी जा रही है वो वेट ऑफ C2H4 के बारे में पूछा जा रहा है, या आप समझ लो C2H4 के बारे में वेट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं वो देख लो। 32 यहाँ से आपका जो इसमें दे रखा है आपका kg ऑफ CaC2, ठीक है, 32। अब ये तो kg में इनटू, ठीक है, तो ये इसको अगर मैं चेंज करूँ तो एक 10⁻3, ये तो आप एक ग्राम में होगा, डिवाइड बाई नीचे आप क्या kg में ऐसे लिख सकते हैं, इसको कन्वर्जन यूनिट कर रहा हूँ मैं। और फिर इसके अंदर मुझे अगर वेट निकालना है तो मोल्स भी आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, तो एक्चुअली मोल्स भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ से पूरा डाटा देखो आप क्या बनेगा, वो डाटा आपका बन जाएगा यहाँ से 32 इंटू 10⁻3 मोल्स की बात करेंगे तो पहले CaC2 में,
नेक्स्ट इज C2H4 के बारे में बात करेंगे तो उसका भी 1 आएगा। देन लास्ट वन इज 28 जो ग्राम C2H4 के मोल्स के साथ, क्योंकि आपको CO2 के साथ कंपेयर करना है, तो आपका ये आएगा यहाँ से 28 और डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ से 64 को, तो ये आपका आंसर जाएगा 14। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से और कैंसिल करते हैं यहाँ से 14 × 10⁻³ ग्राम आपको मिलेगा। ग्राम को केजी में चेंज कर सकते हो, 14 ग्राम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आपका जो बी स्टेटमेंट है वो करेक्ट आ रहा है, दैट इज़ 14 kg, बिल्कुल सही है। तो ए भी आपका करेक्ट है और बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सी पे देखते हैं, 1.435 ग्राम ऑफ AgCl इज ऑब्टेन फ्रॉम 17.75 ग्राम ऑफ, आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है बाय द फॉलोइंग रिएक्शन आपको दे रखी है। तो इसको भी आपको क्या है, इसको भी हम प्रूव करेंगे। तो देखो इसके अंदर हम पहले बात करेंगे इसकी मॉलिक्यूलर वेट की। ठीक है, तो देखो जो मॉलिक्यूलर वेट आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, उसका कितना आता है, वो आपका रहता है 177.5। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो। AgCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 143.5। ये कुछ आप पे कंपाउंड ऐसे नहीं कि तो आपको पता होने चाहिए, ग्राम पर मोल। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है उसमें आपको वेट ऑफ AgCl पूछा गया है। ठीक है, तो वेट ऑफ AgCl, ठीक है, तो ये आपका बनेगा यहाँ से 17.75 जो वैल्यू रहेगी इंटू आपका 143.35, ये ग्राम ऑफ AgCl का रेम था, डिवाइड बाई कितना होगा 177.5। ठीक है, यहाँ से ग्राम में आपका डिफाइन हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये समथिंग इधर से आएगा और यहाँ से आपका 14.35 ग्राम आपको मिलेगा। ठीक है, तो 14.35, लेकिन इसमें आपका जो दे रखा है दैट इज 17.75। क्या 14.35 आपका दे रखा है, देखेंगे ज़रा। ओके नहीं, 14 पॉइंट नहीं है बच्चों, यहाँ से है 1.4 देगा, 14 पॉइंट है, तो मतलब आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। ये दोनों करेक्ट है। इस तरीके से डी ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ आपको यह है कॉमर्शियल सोडियम हाइड्रोसल्फाइड इज़ 50% प्योर इज़ प्रिपेयर्ड एज फॉलो। जिंक बेटा 2 रिएक्शन दे रखी हैं और लास्ट में 174.0 मेट्रिक टन ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, Na2H2O4 कैन बी मेड फ्रॉम 65.4 मेट्रिक टन ऑफ जिंक विद ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ अदर रिएक्टेंट। तो आपको डाटा काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो इसमें एक्चुअली जो पूछा गया है वो उसके बारे में बात करूँगा। तो इसमें पूछा गया आपका वेट ऑफ जो प्योर Na2H2O4, तो एक्चुअली जो पूछा गया है मैं पहले उसको लिखूँगा। तो यहाँ से पूछा, पहले तो ये समझ लो, पूछा है वेट ऑफ 50% प्योर Na2H2O4। ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे उसमें देखो। तो सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पे वेट ऑफ प्योर कंडीशन का निकालना पड़ेगा Na2H2O4 का। तो जरा हम प्योर कंडीशन का निकाल लेते हैं, फिर 50% का करेंगे तो वो आपका बाद में निकल जाएगा। तो चलो, तो सबसे पहले जिंक के एटॉमिक बात की बात करेंगे तो जिंक का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, ये होता है 65.4। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा आपके Na2H2O4, ये आपका रहता है 174। ठीक, अब इसके बाद हम वेट ऑफ प्योर Na2H2O4 निकालेंगे। देखो वेट ऑफ प्योर Na2H2O4 ये आपका आएगा, तो इसमें सबसे पहले आएगा बेटा 1 मोल ऑफ जिंक, है ना, उसके साथ आपका ग्राम डिफाइन रहेगा 65.4 ऑफ जिंक रहेगा, फिर जिंक के साथ फिर Na2SO4 के साथ। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा वो देख लो आप, है ना, जब प्योर की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका होगा 65.4 इंटू 10⁻6 ग्राम आपका ये जिंक का डिफाइन होगा। फिर मल्टीप्लाई इसमें क्या होगा 1 मोल ऑफ जिंक, आपका 1 मोल ऑफ ये आपका ये जिंक होगा, डिवाइड बाई कितना आपका अमाउंट 65.4 ग्राम किसका, ये भी जिंक का एक साथ। फिर इसमें हम नेक्स्ट आपका क्या होगा 1 मोल यहाँ से किसका रहेगा, ये रहेगा आपका Na2H2O4 डिवाइड बाई, और नीचे आपका क्या होगा, इट इज़ ए मोल ऑफ जिंक। ठीक है, जिंक के मोल एक साथ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट आपका आएगा 174 मल्टीप्लाई हो रहा है 174 किसका बेटा, ये अमाउंट आपका ग्राम होगा किसका Na2H2O4 का, और डिवाइड यहाँ पे होगा आपका क्या मोल ऑफ Na2H2O4। ठीक है, बस इसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर देखो निकलेगा
तो जब ये सब हम वैल्यू में हम पुट करेंगे तो ऊपर आपका आएगा 65.4 इंटू 10⁶ इंटू वन रहेगा, और यहाँ से आपका 74, और डिवाइड किससे होगा बेटा 65.4 के। हम प्योर की बात कर रहे हैं, प्योर कंडीशन। तो आपका आंसर आएगा, अगर मीट्रिक टन की बात करूँगा तो पहले देखो 174 इंटू 10⁶ ग्राम आएगा। इस ग्राम को आप मेट्रिक टन में अगर चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 174 मेट्रिक टन, ठीक है। तो 174 मेट्रिक टन आपका बेटा प्योर आपका हो गया है Na2H2O4। अगर आपको 50% अगर आपको बात प्योर कंडीशन की बात करनी है तो देखो क्या होगा आपका, तो वेट ऑफ 50% प्योर Na2H2O4, ये आपका आएगा 174। 50% की बात कर रहे हैं ना, तो भाई 100 ऊपर जाएगा, नीचे आपका 50, ठीक है। इसे आप यहाँ से कैंसिल करो, 2 ऊपर जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 8 हो जाएगा, यहाँ से 4, या आपका 3, तो 348 आपको मिला मीट्रिक टन। तो ज़रा चेक करके देखो क्या 348 आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। 348 नहीं, 348 आपका डिफाइन नहीं है, तो इसका ये जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका रॉन्ग होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट, जो करेक्ट हमारे आंसर होंगे वो आपका आंसर होगा, एक तो आपका ए आंसर होगा, एक आपका बी होगा, सी एंड डी आर करेक्ट। तो ये दोनों आपके करेक्ट होंगे, ठीक। ओके, तो आज इतनी क्वेश्चंस रखते हैं। नेक्स्ट कल मैं और कुछ क्वेश्चंस करूँगा इसी के ऊपर। ओके, थैंक यू।